हाय फ्रेंड, आज हम अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में मानव शरीर की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में किसी व्यक्ति या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। देश के तेज आर्थिक विकास के लिए सही आर्थिक नीतियों को अपनाना नितांत आवश्यक होता है और आर्थिक नीतियों का निर्माण अर्थशास्त्र से ही संभव होता है। अर्थशास्त्र विषय के व्यावहारिक महत्व के कारण ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इको ऑनर्स कोर्स में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी लगातार बढ़ने के कारण यहाँ की जो प्रवेश में कट ऑफ मेरिट बनती है वो कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है। कट ऑफ बढ़ती हुई या ऊंची कट ऑफ देखने को मिल रही है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ का मतलब धन और शास्त्र, ये दो शब्दों से मिलकर अर्थशास्त्र बना है। अर्थ और शास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है या धन से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन करता है सामान्य रूप में। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि 1976 में सबसे पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। इस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं और एडम स्मिथ ने इस पुस्तक में कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि एक ऐसा शास्त्र जो अभी तक पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं था, या हम कह सकते हैं पृथक रूप से उसका अध्ययन नहीं किया जा रहा था। अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन या तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जा रहा था, या नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जा रहा था, या अन्य तरीक़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में उसका अध्ययन किया जा रहा था। तो इन्होंने उसको एक विशेष दिशा प्रदान की और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र ऐसा शास्त्र है जो धन का अध्ययन करता है या धन से संबंधित विज्ञान है। ये कहकर उन्होंने अर्थशास्त्र को जन्म दिया या अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। ठीक, तो धन का अध्ययन, धन के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहने के कारण अर्थशास्त्र को एक नई पहचान मिली और उनके इस विचार से प्रभावित होकर इनके विचार को आगे बढ़ाया डेविड रिकार्डो ने, कैनन ने, पेगू ने और अन्य अर्थशास्त्रियों ने। इस प्रकार से इस विषय को यानी कि अर्थशास्त्र को एक पहचान मिली और अलग विषय के रूप में इसको मान्यता मिली। इनकी ये पुस्तक 1976 में प्रकाशित, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के द्वारा। लेकिन जो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, कालांतर में उसकी फिर आलोचना भी हुई, क्योंकि इस परिभाषा के आधार पर मनुष्य का स्थान सेकेंडरी यानी कि गौण स्थान मिलने लगा और धन को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, जिससे मनुष्य का आर्थिक सामाजिक शोषण की संभावना निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसलिए आने वाले कई विद्वानों ने इस विषय को एक घृणित विज्ञान कहा
या कुछ ने इसे साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर कहा, अर्थात रोटी मक्खन का विज्ञान। इस प्रकार इसकी कई आलोचनाएं हुई। उसके बाद 1890 में एक नए अर्थशास्त्री आए, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी। इन्होंने 1890 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी और उस दिशा के कारण इनकी जो परिभाषा है उसे कल्याण संबंधी परिभाषा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में हम मानव कल्याण का अध्ययन करते हैं। ठीक, क्योंकि इन प्रोफेसर जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ की परिभाषा थी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने कहा नहीं, केवल अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, इसमें मनुष्य की जो आर्थिक कल्याण है हम उसका अध्ययन करते हैं कि किन नीतियों से, किन क्रियाओं से मनुष्य का कल्याण संभव हो, हम उसका अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान की मान्यता दिया, व्यवहारिक शास्त्र की मान्यता दी। व्यवहार में उन्होंने इसको लाने का प्रयास किया। इसके पश्चात लॉर्ड रॉबिन्सन आए 1932 में। इनकी भी पुस्तक प्रकाशित हुई, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इनके पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो रॉबिन्सन इन्होंने 1932 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया। इस पुस्तक के द्वारा इन्होंने कहा कि भाई जो मार्शल की परिभाषा है वह पूर्ण रूप से हम उसे मान नहीं सकते हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो मार्शल ने कल्याण संबंधी विचारधारा दी, इन्होंने कहा कल्याण की बातें या कल्याण की विचारधारा हर व्यक्ति, समय, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। कोई क्रिया किसी के कल्याण की वस्तु हो सकती है, किंतु दूसरे के लिए वह कल्याण की वस्तु नहीं हो सकती है। कोई क्रिया से किसी का कल्याण हो सकता है, किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए अर्थशास्त्र एक विरोधाभासी विज्ञान बन के रह जाएगा। इसके बजाय रॉबिन्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र में हम जो दुर्लभ संसाधन है, यानी कि व्यक्ति के पास साधन सीमित मात्रा में है और दुर्लभ है, और आवश्यकताएं असीमित या अनंत हैं। सीमित या दुर्लभ साधनों का समुचित वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। तो इन वैकल्पिक उपयोगों के द्वारा जो दुर्लभ साधन है उनका उपयोग हम किस प्रकार से करें कि मनुष्य की जो असीमित आवश्यकताएं हैं उसे उनको संतुष्ट करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं कि क्या क्रमबद्धता दी जाए उनको, या हम कह सकते हैं पहले किस आवश्यकता को संतुष्ट करें। यही जो समस्या है, यही इसको उन्होंने चुनाव की समस्या भी कहा। ठीक है, और इसीलिए जो साधनों की दुर्लभता से संबंधित इन्होंने बातें की, इसीलिए इनकी परिभाषा को दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहा जाता है। इस प्रकार से रॉबिन्सन ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा थी उसको वैज्ञानिकता प्रदान की कि सीमित साधन है, सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग हो सकता है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। उन असीमित आवश्यकताओं में से पहले किस आवश्यकता को संतुष्ट करें, जो चुनाव की समस्या है, ये समस्या का कारण साधनों की दुर्लभता है। ये रॉबिन्सन ने अपनी परिभाषा द्वारा स्पष्ट किया। इसके बाद समय समय पर कालांतर में कई परिभाषाएं नए आते रहे, कई अर्थशास्त्री आते रहे, उनके द्वारा कई परिभाषाएं दी गई, वो परिभाषाएं सामने आते गए और अर्थशास्त्र का विकास होता गया। और इस प्रकार से अर्थशास्त्र एक समृद्ध
रूप में इस समय हमारे सामने आई। आज किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश का आर्थिक विकास बिना अर्थशास्त्र के अध्ययन के या बिना कुशल अर्थशास्त्रियों के संभव नहीं है। इसलिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय इस वर्तमान समय में हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है।